So, very good evening, all the participants. Good evening. Today, we will be discussing some of the provisions regarding avoidance transactions. And we'll keep it interactive. आपको ही ज्यादा आंसर देने हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, ये मैं ये ये भी शेयर करता हूँ, ठीक है जी? ये नजर आ रही होगी मेरी प्रेजेंटेशन आपको, है ना? Yes, sir. ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है, थोड़ी देर पहले शेयर की। ये कुछ पीएफई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। रिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट जरूरी है पढ़ना, है ना? क्योंकि जब तक आप रिलेटेड पार्टी नहीं समझेंगे तब तक अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस कैसे डिटरमिन करेंगे। अब आप बताओ, देखो ये सब तो थ्योरी है, सब आपने पढ़ ही लिया, है ना? 43 क्या है? अब आप 43 की कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, ठीक है? भाई आपकी कंपनी डूबने वाली है, आपको पता है। आप कहते हो यार ऐसा है कि मैं जो है अपना अपने जो बंदे हैं उनको पैसे पहले दे दूं, है कि नहीं? 43 क्या है बेसिकली? 43 ये है कि पैसा तो आपने देना ही है। ऐसा तो नहीं है ना पैसा नहीं देना, पैसा तो आपने देना ही है। सिर्फ यही है कि आपने उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी, बस इतनी सी बात है। अगर अनसिक्योर्ड था तो सिक्योर्ड बना दिया, ऑपरेशनल था तो फाइनेंशियल बना दिया, या फिर उसको लाइन में थोड़ा सा आगे कर दिया। यही है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, है ना? Yes, sir. तो अब आप 43 की कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो मान लीजिए, तो कैसे करोगे आप ट्रांजेक्शन? भाई आपके आप जो है, पहले तो ये बताओ ये ट्रांजैक्शन होती कब है? 43 वाली ट्रांजैक्शन कौन कर सकता है? और देखो, कुछ थोड़ा सा ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझें तो जल्दी समझ में आएगा मेरे हिसाब से। हालांकि मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये, मुझे भी इतना ज्यादा नहीं आता। आप बताओ कि ये ट्रांजैक्शन होती कब है, किस स्टेज पे होती है, और कौन कर सकता है? सर कर तो सीडी सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एंड बिल्कुल ठीक है। तो सीडी में भी जनरली डायरेक्टर्स करते हैं, है ना? जो बिफोर भी द एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स सीआईआरपी रहते हैं। स्टार्ट, हाँ जी। बिफोर द सीआईआरपी लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ। क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही होती है नॉर्मली, है ना? भाई पहले, क्योंकि उनको पहले से आइडिया हो जाता है भाई कंपनी डूबने वाली है, कंपनी डूबने वाली है, तो भाई अब जो पेमेंट कम है, पैसे कम है, तो अपने बंदों को पैसे दे दो। यही होती है पीयूएफई ट्रांजेक्शन्स, है ना? Sir, is it necessary that you have to pass the test of arm's length? मतलब कि any transaction that has been done at a price which can be considered at arm's length, that would be out नो of नो नो, the. दैट कॉन्सेप्ट विल नॉट कम इन 43, दैट विल कम इन 45। अच्छा. 43 में तो कोई दिक्कत, 43 में क्या है? एक तो इंटेंट इंपॉर्टेंट है क्या, पहले तो ये बताइए। नो कि सर। बैड इंटेंशन है या गुड इंटेंशन है, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट? नो सर। नो। सो इंटेंशन ऑल्सो इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 43। सेक्शन 43 में तो इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यही है कि यू हैव ऑल्टर्ड द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, भाई इतनी सी बात है ना? द अमाउंट वाज अदरवाइज ऑल्सो ड्यू। ऐसा नहीं कि उसने पैसा नहीं लेना था, अमाउंट वाज ड्यू, सिर्फ आपने प्रायोरिटी चेंज कर दी, ठीक है? किसके साथ आपने ट्रांजेक्शन की है? क्रेडिटर के साथ, श्योरिटी और गारंटर। और क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ एन एंटीसीडेंट, पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग है, फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट या अदर लायबिलिटी, ठीक है? Sir, one test that they say, in 43 2, that you are putting the person in a beneficial position. राइट। Right? That is one particular thing that they are saying. हाँ, Now, बेनिफिशियल पोजीशन, व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन इज सेक्शन 53। right, yeah.
सेक्शन 53, so you have got section 53. You already know what is the Cool. queue, who is standing where in the queue, and you have changed the position of those persons who are standing in the queue of section 53. That is the meaning of beneficial position. Beneficial position, then it would have been in the event of distribution of assets being made in accordance with section 53. So had you made the distribution in accordance with section 53, then the priority would have been different. But here you have changed the priority. That is putting him in a beneficial position. यही मतलब है ना, कि भाई आपका रिश्तेदार कोई लाइन में खड़ा हुआ है, आप उसको बोलो आगे आ जाओ, यही बेनिफिशियल पोजीशन है और क्या। सर, यस। सपोज सीडी ने कोई एनबीएफसी से किसी और एनबीएफसी से भी लोन ले रखा है, ठीक है। और उसे वो पहले पेमेंट कर दे, तो क्या वो 43 में कवर हो जाएगी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर, सपोज सीडी ने जो भी एनपीए हुआ है वो किसी एक बैंक से हुआ है, और उसने कोई एनबीएफसी से भी लोन ले रखा था, वहां पर भी उसकी कोई एसेट जो थी वो हाइपोथिकेटेड थी, तो उसने वहां पर पहले पेमेंट करके अपनी वो एसेट छुड़वा ली है एनबीएफसी से, तो क्या वो 43 में कवर होगा? Sir, if you refer to section 43(4)(a), it हम्म। says it is given to a related party, like what Pooja ji mentions with regard to non-related. NBFC में कोई उनका relative नहीं है. हाँ ठीक है। Then in that case, one will have to go by 43(4)(b), that a preference is given to a person other than a related party during the period of 1 year preceding the insolvency commencement date. And one will have to prove that how that NBFC has been benefited by this transaction, because one will have to one will have to consider the agreement with regard to the payment and all that, whether the payment was made as per the agreement or whether देखिए the सुनीता payment. जी, आपका क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ लोन विच हैज बीन टेकन बाय द सिटी फ्रॉम द एनबीएफसी, है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी। एंड mortgage has already been created in favor of that person. हाँ जी। So now what you are doing, you are making the payment. हाँ So जी। making payment comes under what? Transfer of property, because payment हाँ is मैं also a property. The हाँ जी। payment you are making, so that is also transfer of property. Now you have to see the priority of payment. Section 53. Section 53 में. So the first question will come whether you have already paid the insolvency resolution process cost and liquidation cost. अगर नहीं पेमेंट किया, इसको पहले पेमेंट कर दिया, तो 43 में हिट हो जाएगा। उसके बाद सर, में देखना है। इसने पेमेंट सपोज मतलब सीआईआरपी प्रोसेस से पहले जो 1 साल का पीरियड है उसमें कर दी पेमेंट, मतलब वो प्रेफरेंशियल जो हम देखेंगे वो हम सीआईआरपी के 2 साल पहले ही तो देखेंगे ना वो भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और हाँ। उस दौरान उसने अपने बैंक को पेमेंट ना करके वहां पर उसने डिफॉल्ट किया और उसने पेमेंट कर दी एनबीएफसी को, अपनी एसेट वहां से सिक्योर कर ली, हम्म। है ना? तो वो क्या प्रेफरेंशियल में कवर होगी? देखिए ये प्रेफरेंशियल का इशू आता कब है? प्रेफरेंशियल का इशू आता तब है जबकि एसेट्स आर इनसफिशिएंट, अगर इंसॉल्वेंसी हो गई। ये हाँ जी। सेक्शन 43 ट्रिगर कब होता है? सेक्शन 43 ट्रिगर तब होता है जब आपकी कंपनी आईबीसी में आ गई। अगर आईबीसी हाँ में नहीं आएगी फिर तो कोई इशू ही नहीं है, जिसको जब मर्जी जी। पेमेंट करो, साल पहले पेमेंट करो, 2 साल पहले पेमेंट करो। तो हाँ जी। अब और इसमें क्या होता है कि देखो पेमेंट्स तो होती ही रहती हैं, ऐसा तो नहीं कि पेमेंट नहीं होती। क्वेश्चन ये है कि अगर 53 के हिसाब से पेमेंट होता, और 53 आता कब है? 53 आता लिक्विडेशन में। हाँ सीआईआरपी जी। अगर हो गई, सीआईआरपी में इशू आएगा ही नहीं। अगर हाँ लिक्विडेशन जी। स्टेज पर कंपनी पहुंचेगी तो ये इशू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप ये भी समझो, क्योंकि रेफर पैरामीटर क्या दे दिया? 53। और 53 ट्रिगर कब होगा? जब लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन होगा। अब वो क्या कह रहा है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई अब आपका कंपनी लिक्विडेशन में आ गई सपोज, है ना, आपने ये ट्रांजेक्शन 1 साल पहले की है, क्योंकि एनबीएफसी इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, तो यू हैव टू सी द पीरियड 1 ईयर बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, है ना। तो अब आपको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले 1 साल का पीरियड लेना है। अब 1 साल पहले के पीरियड में आपने ये देखना है कि
जो एसेट्स हैं अभी आज की डेट में, अब अगर 53 में हम पेमेंट करेंगे तो कौन कौन किस किस एसेट्स को पेमेंट करेंगे, ये है बेसिकली क्या है। आपने तो क्या हुआ है कि वो बेनिफिशियल पोजीशन में नहीं है, बल्कि आपने यू हैव प्रोटेक्टेड दी एसेट्स, आपने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट किया है। आप वो तो जब जब आपने उस एनबीएफसी को पेमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि दे रिलीज द प्रॉपर्टी विच वाज मॉर्टगेज टू देम, है कि नहीं। तो जी अगर आपकी प्रॉपर्टी रिलीज हो गई तो इट इज ए ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर, अगर ऐसा है कि भाई वो डायरेक्टर के खुद की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी उसने मॉर्टगेज कर रखी थी और वो हाँ रिलीज हुई है, डायरेक्टर ने खुद अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपनी वो प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली है, अल्टीमेटली वो कंपनी के बुक्स में तो नहीं आ रही, उसकी बैलेंस शीट में तो नहीं शो हो रही, वो हाँ। तो उसकी पर्सनल एसेट है डायरेक्टर की। तो वहां पर वो चीज क्या वो एसेट वहां पर अफेक्ट होगी? मतलब उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे कंसीडर करेंगे? देखिए ऐसा है क्योंकि कि वेन एवर यू टेक द लोन यू गिव रेफरेंस ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑल्सो। वो तो आप जी लोन डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, आप वो रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी देखोगे उसमें हाँ बेसिकली। जी तो वेन यू अब होता क्या है, एज एन आरपी एज ए लिक्विडेटर व्हाट यू डू, यू एग्जामिन द ट्रांजेक्शंस विच वर एंटर्ड इनटू एटलीस्ट 2 years प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, है ना। आप दो हाँ साल जी पुरानी सारी ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते हो। जी अब आपने वो देखना है भाई, रिलीज पेपर होगा उसका, जो भी लोन डॉक्यूमेंटेशन होगा। पहले तो आप लोन डॉक्यूमेंट देखोगे कि भाई किस में लोन लिया था आपने एनबीएफसी से। तो जब आपने लोन लिया था उसमें उस कोलेटरल का भी रेफरेंस होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्टर हैज बीन मॉर्टगेज्ड, है ना। अब जब वो रिलीज हुआ तो इसका मतलब नेचुरली उसकी प्रॉपर्टी रिलीज हो गई डायरेक्टर की। तो जब ये डायरेक्टर की प्रॉपर्टी रिलीज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो है ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन से हिट हो जाएगी इस केस में। जी क्योंकि 43 के साथ हमारे को 44 भी पढ़ना है, एक बार मैं 44 भी आपको पढ़वा देता हूं। लेट अस सी सेक्शन 44 आल्सो अलोंग विद 43। एक मिनट मैं कोड से पढ़ता हूं। सबसे पहले तो 43 पढ़ते हैं। 43 में क्या है, फर्स्ट देर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर श्योरिटी और गारंटर, ठीक है। तो आपके केस में वो गारंटर था क्या, आप जो के फैक्ट्स बता रहे हो उसमें वो गारंटर था डायरेक्टर। नहीं सर, गारंटर ना भी हो, अगर मान लो मतलब उसमें, मतलब उसने लोन तो कंपनी के बिहाफ पे, फाइनेंशियल्स तो कंपनी के चले गए, और वो आगे ठीक उसने है। जो एसेट करनी है वो उसने डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल दे दी, बैंक को तो कुछ एसेट चाहिए, वो उसने डायरेक्टर की पर्सनल ले ली। हाँ तो यही कह रहा हूं ना, इस केस में क्या हुआ, भाई सीडी ने किया क्या है, सीडी ने बैंक को पेमेंट की है, एनबीएफसी को पेमेंट किया है, तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और किसके हाँ जी बेनिफिट के लिए, क्रेडिटर वो है नहीं, हाँ श्योरिटी जी, या गारंटर में वो कवर हो जाएगा। श्योरिटी हाँ जी, तो वो गारंटर है ना, भाई वो कंपनी के लोन के लिए ही तो है ना। गारंटर मतलब तो है, हाँ जी हाँ जी। तो गारंटर है तो इसमें 43 में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक सवाल है, इसमें सवाल ये है कि भाई उसको बेनिफिट भी हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं जिसमें सारे ही जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट हो जाती है, तो फिर ये सवाल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो कब अराइज होगा, ये क्वेश्चन तब अराइज होगा जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड एसेट का। नहीं है। अगर मान लीजिए अदरवाइज भी सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, फिर तो 53 में कुछ हुआ ही नहीं ना। हाँ जी तो दैट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। बेसिकली क्या है 43 क्या बोलता है, 43 में दो बातें हैं। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, यस और नो, यस। किसके बेनिफिट के लिए हुआ है, क्रेडिटर श्योरिटी या गारंटर, तो गारंटर के बेनिफिट के लिए हुआ तो 43 हिट हो गए। ठीक है। उसके बाद में अब उससे क्या बेनिफिट हुआ सेक्शन 53 में, ये दूसरा यार्डस्टिक है, दीज आर द टू थिंग्स।
ट्रांजेक्शंस, रीपेमेंट टू अनसिक्योर्ड लोन टू प्रोमोटर्स ड्यूरिंग द लुक बैक पीरियड। आपका जो भी लुक बैक पीरियड है, आपने क्या किया, प्रोमोटर्स ने कोई अनसिक्योर्ड लोन्स ले रखे थे, उनको आपने पेमेंट कर दिया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का डेट आउटस्टैंडिंग है, तो क्या प्रेफरेंशियल है या नहीं? Yes, sir. है ना? It will Yes, be sir. preferential. हाँ, तो ये प्रेफरेंशियल हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, और बेनिफिट हो गया। पेमेंट ऑफ ओल्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स other than regular business payments against supply of goods or services while the debt of secured creditors or unsecured financial creditors are outstanding। आपने क्या किया, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर दिया। ओल्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है। भाई इन्होंने क्या, देखो होता क्या है, जब सीआईआरपी स्टार्ट होती है तो आप क्लेम फाइल करते हो, है ना, क्लेम के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। ये पुराने ऑपरेशनल क्रेडिटर जो करंट होंगे, जो करंट सप्लाईज के अगेंस्ट में अगर ड्यूज है, वो तो आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर जो पुराने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और पुराने कोई आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं, आपने क्या किया, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर या जो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनको अभी रहने दिया, तो क्या ये प्रेफरेंशियल होगा? Yes, sir. Yes, ये sir. हो जाएगा, हाँ। पेमेंट टू एन अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर while the debt of secured creditor is outstanding, This will be ये भी preferential. प्रेफरेंशियल है। पेमेंट टू वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने एम्प्लॉयज सैलरी पेमेंट्स की हैं? No. No, हाँ, sir. क्योंकि No. यहाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है ये, ठीक है, एक्सेप्शंस में आ जाता है ये। पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी अथॉरिटी और पेमेंट ऑफ रेगुलर टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, No, sir. तो ये भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ ओल्ड टैक्सेस ड्यूज वेयर देयर एग्जिस्ट्स अ रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी, आपने पुराने टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, ठीक है, ऑर्डर कोई नहीं है कोर्ट या अथॉरिटी का, कोई डिमांड पेंडिंग थी आपकी, आपने पेमेंट कर दी। No, sir. This will be preferential, sir. क्योंकि there was no demand, I think that's why. हाँ, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन प्रायोरिटी व्हाइल द डेट ऑफ अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज आउटस्टैंडिंग, आपने एक That, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पिक एंड चूज कर लिया, उसको पेमेंट कर दिया। sir, it will be preferential. प्रेफरेंशियल। पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट अगेंस्ट विच द प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्टर इज मॉर्टगेज्ड, ये आपका सवाल सुनीता जी, आपका सवाल यही था ना, है ना। भाई आप की कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, जैसे आप बता रहे थे एनबीएफसी हाँ से जी, लोन ले रखा है ना, डायरेक्टर की हाँ जी, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाना चाहता है, वो कहता है छुड़वाना चाहता इसको पहले पेमेंट कर दो, है ना, मेरी डिफरेंस प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी, क्योंकि बेनिफिट हो गया ना। डिफरेंस हाँ हाँ, जी, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंसेस ऑफ डेटर्स विद क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अदर पार्टीज, ये भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में आता है। Just wait. अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स और प्लॉट्स बाय रियल एस्टेट कंपनी टू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिफोर सीआईआरपी, भाई कोई रियल एस्टेट के आपने कोई स्टील सीमेंट खरीद रखा है ना, उसके ड्यूज पेंडिंग है, वो क्या हो गया, ओसी हो गया, आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, आपने उसको क्या किया, फ्लैट्स अलॉट कर दिए, उससे क्या हो गया, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया, चेंज होगी ना प्रायोरिटी, Yes, sir, it will be preferential. ठीक है जी। तो बेसिकली ये है। और 44 क्या कहता है, 44 इस ट्रांजेक्शन्स को रिवर्स कर देता है। 45 ट्रांजेक्शन्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 45 ट्रांजेक्शन्स के, यहां देखिए कुछ है इसमें, हाँ, सेल ऑफ लग्जरी कार्स ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ये सेल ऑफ लग्जरी कार्स ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू रिलेटेड पार्टीज और अनरिलेटेड पार्टीज एट ए वैल्यू विच इज मच लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार, ठीक है।
आपके पास कुछ लग्जरी कार्स थी, आपने बेच दी वो रिलेटेड या अंडर अनरिलेटेड पार्टीज को, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है उससे कम पर बेच दी, तो ये अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। अब बात ये है कि वैल्यू कौन असेस करेगा इसकी, भाई किस वैल्यू पर बेची, हु विल असेस दिस वैल्यू। Refusing like 50. हाँ जी, बोलिए, हु विल असेस द वैल्यू। The transaction auditor. नहीं, ट्रांजैक्शन ऑडिटर नहीं, लिखा हुआ है सेक्शन 45 में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कौन अपॉइंट करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 45 में लिखा हुआ। 46 टू, the adjudicating authority may require an independent expert to assess evidence relating to the value of the transactions mentioned in this section। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। ठीक है जी। तो दे आर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, सर उनके पास ही कराएंगे ना, बिकॉज रजिस्टर्ड नहीं, वैल्यूअर्स जो होते हाँ हैं। वो ठीक है, बट ऐसा ना, अपॉइंटमेंट मैं कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। हाँ राइट। अपॉइंटमेंट भाई आपको मान लो ऑप्शन दे देगा वो आरपी लिक्विडेटर, तो आरपी तो अपॉइंट नहीं कर पाएगा ना उसको। राइट राइट सर। क्वेश्चन यहां पर ही है, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल फर्स्ट डिसाइड वेदर इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल, है ना। वो क्या कहता है, इट मे रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की जरूरत भी है या नहीं, दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, है ना, कि भाई कितना डिफरेंस है उस हिसाब से। तो बेसिकली हु विल टेक द कॉल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल टेक द कॉल। क्वेश्चन ये है यहां पर, है ना। So, what हाँ, if this transaction is made to a creditor? किसी को भी दो। Then under what category will include it? Whether it will be undervalued or it will be preferential? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, प्रेफरेंशियल में तो अंडर वैल्यू वाली बात ही नहीं है। प्रेफरेंशियल में तो जितने पैसे देने थे उतने ही दिए हैं। अंडर वैल्यूड में क्या डिफरेंस है, अंडर वैल्यूड में ये है कि 100 रुपए वाली चीज आपने 50 रुपए में दे दी, या आपने 100 रुपए लेने थे आपने 50 रुपए ले लिए, दोनों ही तरह से है। Kind of which is not in arm's length, right? So, is हाँ, that- विच इज एट अ वैल्यू लेस देन व्हाट okay. इज ड्यू बेसिकली। भाई आपके पास कार पड़ी हुई है, ठीक है ना, आपकी कार की वैल्यू मान लो 20 लाख रुपए है, ठीक है, आपने उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन होगी। प्रेफरेंशियल में वो बात ही नहीं है, 20 और 10 की बात नहीं है, आपने 20 देने थे 20 ही दिए हैं। अंडर वैल्यू दोनों तरह से काम कर रहा है, लेने में भी और देने में भी। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, यू मेक ए गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब यू गिव समथिंग फॉर फ्री, तो आ जाएगा। whether if you undertake a burden, for example you bind yourself to supply goods or services for no consideration, ठीक है, यू परचेज एन एसेट फॉर सिग्निफिकेंटली मोर, आपकी जो एसेट है उसकी एक प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, खरीद ली मतलब देखो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 150 में खरीद ली, तो ये भी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और सेल्स एन एसेट फॉर सिग्निफिकेंटली लेस देन इट्स वैल्यू, या जितनी वैल्यू का एसेट था 20 लाख का था आपने 10 लाख में बेच दिया, वो भी अंडर वैल्यूड। You take an asset on lease or hire at a rent significantly above the rental value of the asset। आपके डायरेक्टर की या उसके रिलेटेड पार्टी की कोई प्रॉपर्टी है, उसने आपको रेंट पर ले लिया आपने, और वो ज्यादा वैल्यू पर ले लिया, ठीक है, जो मार्केट रेट से ज्यादा है, तो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और लेट्स इट आउट ऑन लीज और हायर एट ए रेंट सिग्निफिकेंटली बिलो इट्स रेंटल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है उससे कम पर आपने रेंट दे दिया अगर आपने लेट आउट किया था। If you agree to pay for services a sum significantly more or to charge for services a sum significantly less than their value, तो भी ये preferential, sorry undervalued है। If you allow an asset to be retained by the other party in satisfaction of a claim against the company which is significantly less than the value of the asset, ठीक है, आपका क्लेम तो था कम अमाउंट का, कंपनी के अगेंस्ट में जो क्लेम था वो 10 लाख का था, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी दे दी उसको, तो ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है।
or takes an asset in satisfaction of a claim which is significantly more than the value of the asset. ठीक है. Accepts in satisfaction of a debt a sum significantly less than the recoverable value of the debt. ठीक है. आपने जो डेट रिकवर करना था उसके बदले में आपने सिग्निफिकेंटली कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया. इफ यू गिव ए गारंटी और इंडेमनिटी and receives by way of benefit significantly less than the value of the benefit conferred by the guarantee, or takes a guarantee or indemnity against a benefit which is significantly less. Agreements to perform tasks for no consideration, providing security for a previously unsecured loan. So these are some of the transactions. ये एक बुक में से मैं पढ़ रहा था अभी. These are the examples. तो ये भी मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूँ. Sir, only one question, sir. With Yes. regard to, sir, this section 43, हाँ. preferential transaction. Right. So they have stated that if it is given, if the transaction is related to a related party, then you need to consider the period of 2 years before Right. the and 1 year to non-related. Suppose, sir, in exam, if we are asked that all these transactions were otherwise done prior to 2 years, 1 or 2 years and 6 months before the CIRP date, then Okay. can you consider that they fall under this section 43? Then actually there is another section. So if there is a fraudulent intent, in section 43, intent is not important. Right. So look back period is 2 years or 1 year for related or unrelated. But One if has to the, go by if the intention is fraudulent, if you Right. go by the book, any transaction which is at arm's length, say 5 years ago, so that is not questionable. 43 में नहीं आएगा. It could be some under some other section, not under 43. 43 में जो period है वो है. So one has to go by the period only, na sir. For section 43 mein mano if they twist the question that Right. that this transaction was done 2 years and 6 months before the initiation of the CIRP, then Right. you can say that they are not covered. They are not covered. नहीं covered है. बिल्कुल ठीक है. Unless there is a fraudulent intention. अगर उसमें कोई fraudulent intention भी वो दिखा देता है तो फिर वो 66 में आ जाए. ठीक है. तो 45 में क्या है बेसिकली? 45 में अगर सिग्निफिकेंटली लेस या आप सेल कर देते हो विच इज मच लेस देन द मार्केट वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज एट ए प्राइस विच इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, परचेज ऑफ एनी एसेट एट वेरी हाई वैल्यू टू कीप द फंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अवे. ठीक है. अगर इफ द इंटेंशन इज टू कीप द फंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अवे देन इट विल बी हिट बाय सेक्शन 49 ऑल्सो. है ना. तो ये है हमारा 45 अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस. फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस में क्या है? फ्रॉडुलेंट में दो सेक्शंस है एक्चुअली, 66(1) और 66(2). पहला क्या कहता है? इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इफ ड्यूरिंग द CIRP process or liquidation process that any business of the corporate debtor has been carried out with the intent to defraud. देखो 45 में भी इंटेंशन नहीं है, 43 में भी इंटेंशन नहीं है. 45 में थोड़ा फिर भी इंटेंशन हो सकती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल सी, है ना. बट 43 में तो कोई बैड इंटेंशन नहीं है. यहां पर क्या है? यहाँ इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस. और 66(1) में क्या है? 66(1) और 66(2) में डिफरेंस क्या है? 66(1) में क्या कहता है? वो ये कहता है कि एप्लीकेशन हैज टू बी मेड बाय द RP और लिक्विडेटर. ठीक है. तो यहां पर पर्सनल लायबिलिटीज है 66 में फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग. वो कहता है एनी पर्सन हु आर नोइंगली पार्टीज टू द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस दे शैल बी लायबल टू मेक सच कंट्रीब्यूशंस टू द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज इट मे डिपेंड. तो यहां पर्सनल लायबिलिटी है. 43 में क्या हो रहा है? रिवर्सल हो रहा है. 45 में भी रिवर्सल हो रहा है. यहां क्या है? एक तो इंटेंशन इज बैड, इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स एंड दे शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल. ठीक है. और 66(2) क्या कहता है? 66(2) कहता है बेसिकली द ट्रांजैक्शन इज बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. 66 में कोई पीरियड भी नहीं है.
देयर इज नो पीरियड एज सच, चाहे 10 साल पहले हुई हो, ठीक है। When the director knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of CIRP, and such director or partner did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debtor, तो इस केस में क्या होगा, पर्सनल लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अब बुक्स में फजिंग आपने की है या कोई ट्रांजैक्शन की है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बुक में आज केस लॉ पढ़ रहा था, ये मैंने शायद केस लॉ शेयर भी किया है आपसे। एक केस लॉ एक शेयर किया था ना मैंने, केस लॉ आज से। सर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन जूरिस्प्रूडेंस आपने शेयर आज किया था सर। नहीं वो नहीं, उसके अलावा भी एक मिनट। हाँ ये केस लॉ है। एड्रियाटिक सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुरेश कुमार जैन। ठीक। सी फूड्स, ये है जी केस लॉ। ये केस लॉ था, ठीक है। अब इस केस लॉ में हुआ क्या बेसिकली कि जो, ये नजर आ रहा होगा आपको ना, ये केस था। वन सेक्शन 7 पिटिशन वाज एडमिटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एमके ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब इसके पास एक एसेट था, तलोजा साइट समझ लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि तलोजा साइट, तलोजा साइट थी इनके पास, एंड द प्लांट वाज मॉर्गेज टू यस बैंक। नाउ अब दे अप्रोच द यस बैंक, ये जो सीडी था, सीडी अप्रोच यस बैंक। आप इस कहानी को ऐसे समझिए कि सीडी अप्रोच द यस बैंक, कहा भाई ऐसा है कि देयर इज अ बायर एंड वी वांट टू सेल इट। तो सीडी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, मैं एनओसी दे देता हूं क्योंकि मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी उसके पास, बट यू सेल इट फॉर 17.86 करोड़, ठीक है, नॉट लेस देन दिस अमाउंट। यस बैंक ने बोला कि भैया आप, मैं एनओसी दे देता हूं फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एटलीस्ट 17.86। अब इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है, टू सेल द प्लांट।
अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की थी, ट्रांजेक्शन ऑडिटर अपॉइंट हुआ, तो ट्रांजेक्शन ऑडिटर ने इस ट्रांजेक्शन को भी पकड़ा, ये जो सेल वाली ट्रांजेक्शन थी। इसमें इशू क्या क्या है? इशू एक तो ये आया कि जिन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया वो डायरेक्टर पहले ही रिजाइन कर चुके थे। ये मैं दिखाता हूं, ये जो नसीरा बेगम और मोहम्मद कामिल, ये जिन्होंने दोज हु एक्सिक्यूटेड द सेल, दे वर नो मोर द डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार। ठीक है, ये 2018 में रिजाइन कर चुका, ये भी 2018 में, और 2019 में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो इट इटसेल्फ वाज वॉइड एंड इनऑपरेटिव। उसके अलावा अब बैंकर यस बैंक ने क्या बोला था? यस बैंक ने बोला 17.86, और सेल इन्होंने की कितनी? 11 करोड़। 11 करोड़ में से भी ओनली 0.63 करोड़ वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, और उनको पोजीशन दे दिया। ऑल दिस हैपेंड बिफोर द CIRP पीरियड। ठीक है, ये कहानी थी इसमें। तो दिस ट्रांजेक्शन वॉज हिट बाई 66। पहले तो उन्होंने कहा ये अंडर वैल्यूड है, 45 है, और 66 भी है। इनको सिर्फ मिला 0.28 करोड़। पोजेशन दे दिया इनको अगस्त 2019 में, विच इज इन एंटिसिपेशन ऑफ ट्रिगरिंग द CIRP। फिर 45 का रेफरेंस आता है इसमें, 46 का, इफ यू मेक अ गिफ्ट और यू एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन एट ए वैल्यू सिग्निफिकेंटली लेस। तो ये जो थी अल्टीमेटली, ये अपील जो थी ये डिसमिस कर दी थी। ठीक है, कंपनी जिन्होंने लिया था वो ये थी, एड्रियाटिक। तो मतलब इस तरह से ट्रांजैक्शन लोग करते हैं। ये बेसिकली ये था पर्पज इसका दिखाने का। ये मैं केस लॉ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लॉजिकली तो ये सेल पे वॉइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो थी कंपनी के हाँ रेजोल्यूशन के अगेंस्ट थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, हाँ वॉइड ही थी। बट ऐसा होता है ना, ट्रांसफर तो हो गया ना भाई, पोजीशन तो दे दिया उनको, वो तो बाद में पकड़ी गई ना, नहीं पकड़ी जाती तो नहीं। कई बार होता है नहीं इतना चेक करते ट्रांजैक्शन ऑडिटर भी। एक और सवाल भी आता है इसमें कि समटाइम्स RP फील्स के भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो POFE ट्रांजैक्शंस है या अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस है, कि ड्यूटी किसकी है ये? हु हैज टू आइडेंटिफाई दीज ट्रांजैक्शंस? COC की ड्यूटी है, RP की ड्यूटी है, किसकी RP ड्यूटी किस है? आरपी की। हाँ, RP या लिक्विडेटर की ड्यूटी। liquidator. अच्छा, इसमें क्वेश्चन चेंज, इसमें चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज ये आता है कि RP तो कहता है मुझे ट्रांजैक्शन ऑडिट करवाना है, COC कहती है भाई नो इट इज इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट, तो वी डोंट एग्री। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? The RP is duty bound to take an action. नहीं वो तो ठीक है, ड्यूटी बाउंड तो है, बट वो ट्रांजैक्शन ऑडिटर आपने अपॉइंट कर दिया, पैसे वो दे नहीं रहे COC, फिर क्या करोगे आप? तो सबसे पहले तो ये कुछ आंसर FAQ में भी दिया है, जो भी रिसेंट FAQ रिलीज हुआ है उसमें बेसिकली वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो आपको कन्विंस करना है COC को, देयर हैज टू बी अ केस। ऐसा होना भी चाहिए ना, बाकी फ्रॉडुलेंट इंटेंट, तो कुछ तो होमवर्क उसको करना पड़ेगा अपना, कि भाई इट इज नीडेड। अगर फिर भी नहीं मानते देन यू हैव टू अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन आपके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने तो अपना तो कुछ एफर्ट किया नहीं, आप सीधे कह दिए भाई ट्रांजेक्शन ऑडिटर ही अपॉइंट कर लो, क्योंकि आपने 2 साल की बुक्स तो देखनी है ना पहले वाली। तो 2 साल की बुक्स में आपको क्या देखना है? यही सब देखना होता है।
The primary examination of the transactions for the Right. last 2 years has to be done by the RP. Right. And after he finds or he feels that there are certain transactions which Very need to correct. be, yeah, Right. then Very then correct. and then only he can convince, the COC हाँ, also. बिल्कुल 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 ठीक है। अब आप क्या करते हो, कई बार बोगस ट्रांजैक्शन सेंटर कर देते हो, है ना। आपने फ्रॉडुलेंट परचेज कर ली, फ्रॉडुलेंट सेल कर दी, ये सब सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती Sir, a question arises whether when considering these type of transactions for the last 2 years or 1 year, है। one need to consider the materiality as a concept like materiality, whether they have a material effect on the financial. यस नेचुरली, वो दैट ऑलवेज गोज विदाउट सेइंग। अगर मान लो ट्रांजैक्शन का डिफरेंस ही 1,000 रुपए का या 10,000 रुपए का, तो इट डजेंट मैटर मच। ये तो है ना। बट ऐसा होता नहीं है वो। दैट इज मोर ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन देन ए प्रैक्टिकल। नॉर्मली तो ट्रांजेक्शन फिर करोड्स में होती हैं। अब जैसे बताया ना, वो पूरी साइट जो है उसको दे दी उन्होंने, और उसमें पैसे भी नहीं लिए उससे। Yeah. But suppose, sir, in this case, only the one that you just showed us, where, हम्म। where they said that you must sell it at 17.86 हाँ crores. Right. हाँ। Now, suppose after considering, because that is the bank holds has just given a particular condition. But हम्म assuming that, they invited a certain yeah, applications from prospective buyers, and हम्म। ultimately they were required to sell it at say 16 crores or 15 crores. Would that be a ground that the company had actually done all the due diligence before selling it, like? नेचुरली, if there is no bad intention, so then it will be treated as ordinary course of business. Right, yeah. Sir, ek to, like, because in all these metropolitan cities or even anywhere, there are stamp duty rates with regard to the sale of properties. Right. So if you satisfy the conditions with regard to the stamp duty rates, that again would be That would a be leave it. definitely a corroborative evidence that okay, the transaction is okay. Yeah. अब 45 और 49 में भी डिफरेंस है। 45 क्या है बेसिकली, 45 में अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है, और 49 में क्या है, 49 में क्या है, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स हैं, और 45 में अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है इन 45 अंडर वैल्यूड में, बट यहां पर 49 में इट इज विद मेलाफाइड इंटेंशन। और लुक बैक पीरियड दिया हुआ है सेक्शन 46 में, लेकिन 49 में ऐसा कोई लुक बैक पीरियड नहीं है। जो 49 या 66 में कवर्ड है, उनमें कोई लुक बैक पीरियड हमारे पास नहीं है। अब आप देखोगे कैसे इसको, बेसिकली यू विल सी दी बुक्स। फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, दो वर्ड यूज किए इन्होंने 66 में। सेक्शन 66 यूजेस टू वर्ड्स, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल। तो फ्रॉडुलेंट मीन्स विद इंटेंशन, बट रॉन्गफुल में क्या है, रेकलेस हो गया समझ लो, कि विदाउट गिविंग इट मच थॉट। तो आपने जो है, जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल ट्रेडिंग में भी इंटेंशन बैड हो, तो इट इंक्लूड्स एक्ट्स डन रेकलेसली और नेग्लिजेंटली विच माइट अफेक्ट द क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, और व्हाट इज द अमाउंट which might have been available for the creditors. फोर्टी नाइन सिक्सटी सिक्स में कोई पीरियड नहीं है। एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन्स में 2 years है, वेदर और नॉट इट इज विद रिलेटेड पार्टी, और प्रेफरेंशियल और अंडर वैल्यूड में 2 years और 1 year है। ये आपको मालूम ही है, 75, 115, 130 days। अब how you will find the transactions? There are certain businesses which are more prone to avoidance transactions। ये नजर आ रही ना पीपीटी आपको, नहीं? अरे नहीं, चली गई।
ये है क्या? हाँ, ये। हाँ, सो देर आर सर्टन बिजनेसेस विच आर मोर प्रोन टू अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इंफ्रा है, रियल ट्रेड है, ट्रेडिंग है। इफ देर इज अ मटेरियल चेंज इन बिजनेस operations, इफ देर इज न्यू एक्विजिशन, सेल ऑफ डिविजन, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो देन यू हैव टू बी मोर कॉशियस। ठीक है। अनयूजुअल वेरिएंस in balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, financial transactions with unit subsidy, related parties in foreign country, large number high value cash transactions. So all these are potential red flags. Section 25 of the code stipulates that it is the duty of the RP to file for avoidance transactions. 35(1) enjoins upon the liquidator to investigate the financial affairs of the CD to determine avoidable transactions. And 47(2) empowers the AA to require the board to initiate disciplinary proceedings against the RP or liquidator also, if the said RP or liquidator, even after having sufficient information और अपॉर्चुनिटी टू अवेल इंफॉर्मेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन डिड नॉट रिपोर्ट। ठीक है। तो आरपी या लिक्विडेटर के अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है इसमें, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता ये अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। Sir, just one question. In case of this fraudulent transaction where the party has actually bought a property and it is considered as fraudulent and is considered void, the party that has bought and paid, they will lose that money? No. The point is, if the CD has sold the property, if the CD has transferred the property, so they must have got some proceeds. तो those proceeds will be recovered. भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो कुछ पैसा भी तो मिला होगा। No, sir, my question is, say, for example, in the case that we were discussing now with regard to that 17.86 crores, and then they sold it for 11 crores, and राइट। they deposited only 63 lakhs to the to Yes Bank. हाँ। Now, the party that actually paid that 11 crores now is considered, suppose that that transaction is considered as void, fraudulent, right? What happens with the party has paid 11 crores to the CD, right? The transaction is considered fraudulent, and therefore the party that bought the property, they lose the right. Now, in that situation, do they lose the money as well? That depends actually. There are certain situations in which the transaction is considered void. So if the transaction is considered void, 43, in case of preferential transactions, the transaction is reversed. Section 44 says that the transaction is reversed. देखो, there could be different modes of transfer. 43 में क्या होगा? जो preferential treatment है, it could have been a payment, it could have been creation of a mortgage, right? It could be release of some guarantee. There could be various scenarios, है ना, in which you can give preference. So depending upon that, that benefit will be reversed basically. 43 में तो ये है। 43 में क्या कहता है, एक मिनट। 43 का जो 43 इज प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड 44 से 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि adjudicating authority may on an application made by the RP or liquidator by an order require any property transferred in connection with the giving of the preference to be vested in the corporate debtor, कि भाई वो प्रॉपर्टी आप वापस करिए। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी कुड बी कैश, प्रॉपर्टी कुड बी क्रिएशन ऑफ अ मॉर्गेज, राइट? सो मेनी थिंग्स। सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 टॉक्स ऑफ प्रॉपर्टी। रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन, वो जो आपका सवाल है 44(1)(b). 44(1)(b) क्या बोलता है? रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर्ड। भाई अगर आपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर दी है तो उससे आपको कुछ मिला होगा, तो वो जो मिला है वो वापस दे दो, ये है।
45 क्या बोलता है? 45 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 45 में क्या बोलता है कि ये वॉइड हो जाएगी। 44 डज नॉट यूज द टर्म वॉइड। 44 में क्या है बेसिकली, यू आर रिवर्सिंग द इफेक्ट, बट इन 45 1 says that he shall make an application to the adjudicating authority to declare such transactions as void and reverse the effect। ठीक है, तो अगर अंडरवैल्यूड है तो वॉइड हो जाएगी और उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। 43 में क्या है कि वॉट एवर बेनिफिट यू हैव गिवन दैट विल बी रिवर्स्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। और 66 में क्या हो रहा है? 66 में तो पर्सनल लायबिलिटी फिक्स हो रही है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया तो उनको बोलेगा वही तुम पेमेंट करो। Got it, sir. Now, X Limited, let us see some of the cases. X Limited is a listed company whose second quarter results have been published. ठीक है, CIRP was initiated a few days before the start of third quarter. Application for initiation of CIRP was admitted on 1st of January 2022. ठीक है, on review of the books, RP noticed entries in books as advance from customer and sundry creditors as on the balance sheet date. A portion of the amount was transferred from advance to from customers and sundry creditors to unsecured loan. कई बार ऐसा होता है ना कि आप ट्रांजेक्शन को चेंज कर देते हो। आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर में पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, उसको अनसिक्योर्ड लोन में चेंज कर दिया। ठीक है, एंड दैट टू रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज वर आइडेंटिफाइड। कोई लोन एग्रीमेंट नहीं है आपका। इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पज ऑफ लोन, नेचर ऑफ लोन वॉज प्रोवाइडेड, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट भी प्रोविजन कुछ नहीं हुआ। इन्फॉर्म्ड, वो बोल रहे हैं भाई ये वर्बल है। ठीक है, सपोर्टेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। सो क्लेम फॉर्म्स वाज फाइल्ड बाय देम एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स without disclosing related party status. So books of account of the CD and ledgers of the parties for past years were looked into. It was finally confirmed that these are regular transactions of sale purchase of goods and payments. Balance sheets of the parties were downloaded from ROC websites. Disclosures under related party transactions. ये वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में डिस्क्लोज्ड है। सो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, एड्रेसेस ऑफ बिजनेस फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी। सो दीज आर सम ऑफ द क्लूज कि जहां से आपको पता चल सकता है भाई रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। ऑन अ रिव्यू ऑफ द चार्ज डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सीडी। ठीक है, ये पहला केस था। तो पहले केस में क्या है, बेसिकली यू आर क्लासिफाइंग, यू आर रिक्लासिफाइंग ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल डेट। आपका कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, सेल परचेज की ट्रांजेक्शन है विद रिलेटेड पार्टीज, आपने उसको क्या किया, अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई किया, इसमें सारा दिया इसने, कैसे आइडेंटिफाई किया इसको। मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, आपने क्या किया, चार्ज डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया, फाइल विद एमसी, एंड आरपी फाउंड दैट चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीडी। ठीक है, यूनिट ऑफ द सीडी डिक्लेयर्ड लॉक्ड इन दिसंबर 2017। Very next day, the entire unit was mortgaged to bank as collateral security for loan taken by a related party. लोन रिलेटेड पार्टी ने लिया और आपने क्या किया, अपना यूनिट जो है उसको मॉर्टगेज कर दिया। गारंटी प्रोवाइडेड बाय द सीडी फॉर द सेड लोन। ओरिजिनल लैंड पेपर्स विद बैंक। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ही इंक्वायर्ड अबाउट द ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नो क्लेम वॉज फाइल्ड बाय द बैंक फॉर 400 days आफ्टर CIRP initiation as the loan was performing in their books. So claim filed by bank a week before the last date of submission of resolution plan in the second round of expression of interest. No invocation of guarantee. तो बेसिकली क्या होता है कि इवन इफ यू हैव गिवन ए गारंटी तो दैट इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी ना, एक किस्म से, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी देना है। तो गारंटी तो कंपनी ने दे रखी है, तो अगर गारंटी कंपनी ने दे रखी है तो उस केस में क्या है कि आपकी लाइबिलिटी आ सकती है आपके, लेकिन बैंकर कोई क्लेम नहीं दे रहा। तो ट्रांजैक्शन ऑडिटर साइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जेपी इंफ्राटेक मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सीडी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ग्रुप एंटिटी टू द बैंकर्स कैन नॉट बी काउंटेनेंस ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। आरपी फाउंड दैट द पार्टी वाज रिलेटेड।
On a review of books of account, RP noticed sale of properties by the CD recorded in books on last quarter before CIRP. The transaction was backed by agreements to sale two land parcels executed with one company which was later discovered to be a related party. कई बार क्या होता है, आप ना बैक डेटिंग कर देते हो, एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हो, ठीक है. वन वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन जून 17, दैट इज बिफोर द लुक बैक पीरियड, एंड अदर ऑन September 18. No supporting documents were provided by the suspended board. Fixed asset register also did not contain any key details of the same. Book value and purchase value could not be identified. ठीक है. अब आपने क्या किया है कि भाई कुछ प्रॉपर्टी सेल कर दी है एग्रीमेंट टू सेल से before the look back period. On review of the sale agreement, the facts were discovered. The agreements were not registered but locally notarized. सिर्फ notarize किया आपने. It seemed backdated, though the first agreement was executed 1 year before the second sale agreement. Both the agreements had multiple similarities, such as notarization by the same notary officer, serial number of stamp paper continuous, witnessed by the same person, same identifying advocate, same ink, same placements, etc. The sale consideration was for pegged at a transaction of the market value, ठीक है, lower than the circle value for the period. Potential loss to the CD. The sale agreement has still not been registered in the name of the related party. ठीक. तो ये इस तरह की अगर कोई ट्रांजेक्शन हो तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी. A part of the sale consideration was realized by adjustment against the opening balance of the loan payable by the CD. ठीक है, ये कुछ लोन पेबल बाय द सीडी था, उसके अगेंस्ट में वो कंसिडरेशन आपने एडजस्ट कर ली जस्ट प्रायर टू CIRP इनिशिएशन. इन द एब्सेंस ऑफ द लोन एग्रीमेंट देयर इज अ सस्पिशन ऑन एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस अगेंस्ट द सेल कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड. RP हैज टू स्टडी द बैलेंस शीट्स ऑफ ऑल द पास्ट ईयर्स टू आइडेंटिफाई सच ट्रांजेक्शंस. RP has to review the past valuation reports, circle rates to work out the financial loss to the CD. Proper study of the available records has to be done, such as sale deed, consideration at which executed, market, stamp duty value prevailing on the date of sale. Cash payments. कई बार कैश पेमेंट्स कर देते. So it was noticed in the last quarter, just before the CIRP initiation, during a period of 50 days preceding admission, multiple cash transactions were made by the CD to one related party. Payments were made in a definite range on per day basis. ठीक है. RP made study of the cash book at different locations, history of cash transactions to the said related party, transactions made through bank accounts, justification for carrying huge cash balance. RP was not handed over cash as it was said to be in different locations. Accounts provided after a month. In previous accounts, huge cash balance recorded. There was no transaction in cash payment with said party in earlier quarters. ठीक है. कई बार क्या होता है, कैश भी हैंड ओवर नहीं करते ना, कहते हैं जी डिफरेंट लोकेशंस पर पड़ा हुआ. तो फॉलोइंग पॉइंट्स emerge. Related party who violated the Income Tax Act. There was no other way to use the cash balance, as else it would have to be handed over to the IRP or deposited in the bank account. So there had been no explanation given for carrying such a huge balance. Issue of equity shares to related and unrelated parties. So on the basis of review of the books of account of the CD for the review period, it was noticed by the RP that the CD had issued equity shares and warrants to unrelated parties at the rate of 20 per share. ठीक है. Consideration was received in the bank account of the CD. During the same period, the shares at ₹17 were issued to some related parties. ठीक है. The payable balances from the loan account and the sundry creditors account of the related parties were adjusted for the issue of these shares. ठीक है. Around 68% consideration was adjusted against the related parties. So no consideration was received for the issuance of shares from any of the parties. Adjustment हो गया balances का. The said transaction of issue of equity shares of the CD at the discounted rate to related parties cannot be justified as bona fide. So transaction clearly suggests that the CD has incurred a financial loss of ₹3 per share because shares were issued at a lesser price. जेपी इंफ्राटेक वाला केस तो आपको मालूम ही है. जेपी इंफ्राटेक में हुआ क्या था, बेसिकली देयर वर टू कंपनीज.
One was JP Infratech, another was Jayaprakash Associates, JP Associates. So JP Infratech was having the land balance. और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी सारी इसी तरह से ऑपरेट करती हैं. वन कंपनी इज हैविंग द लैंड बैंक एंड द अदर इज द एक्सिक्यूटर. दूसरी कंपनी कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन का काम करती है. तो अब हुआ क्या कि जो जेपी एसोसिएट्स को कुछ लोन चाहिए था, तो जो जेपी इंफ्राटेक के पास लैंड थी वो मॉर्टगेज कर दी इन्होंने. बेसिकली उस मॉर्टगेज के बेसिस पर जेपी एसोसिएट्स को लोन मिल गया. अब जब जेपी इंफ्राटेक की सीआईआरपी स्टार्ट हुई, तो जो जेपी एसोसिएट्स के लेंडर्स थे, बैंकर्स थे, उन्होंने कहा भाई हमें भी सीओसी में लो जेपी इंफ्राटेक की, क्योंकि हमारे पास लैंड मॉर्टगेज है ना. तो इसमें ये हुआ कि ये जो है ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है बेसिकली. सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. ये केस लॉ देखते हैं, कुशल ट्रेडर्स वर्सेस टीवी सुब्रमण्यम. इस केस में क्या हुआ कि अपील फाइल्ड बाय द ओसी कुशल अगेंस्ट द एनसीएलटी ऑर्डर अलाउइंग द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय आरपी अंडर सेक्शन 43. ठीक है. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था? डायरेक्टर ऑफ द सीडी इन ऑर्डर टू सेटल सीडीज डेट कन्वेड ए प्रॉपर्टी ऑफ द सीडी टू द ओसी. ठीक है. इसने क्या किया, सीडी ने कोई डेट देना था ओसी का, उसने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थ्रू ए सेल डीड. ठीक है. on 4th of July 2018 and on 4th of February 2019 CD got admitted for CIRP. ठीक है. On 26th June RP filed application under section 43 alleging that this said transaction is a preferential transaction. इसने कहा भाई ये तो preferential transaction. ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्या कहा? ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा कि दे हैड बीन सप्लाइंग कॉटन टू सीडी फ्रॉम 2012 एंड दैट देयर एक्यूमुलेटेड ड्यूज वर सेटल्ड बाय द सीडी थ्रू दिस कन्वेंस डीड. उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा बाकी था, तो इन्होंने पैसे के बदले में हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. ठीक है. आरपी फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द कोल्यूजन बिटवीन बोथ पार्टीज. आरपी ने ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि भाई कोई कोल्यूजन है. सो प्रॉपर्टी कन्वेड इज डिवॉइड ऑफ एनी एनकम्बरेंसेस. ठीक है. ये कोई मॉर्टगेज प्रॉपर्टी भी नहीं थी. एंड सीडी कुड हैव सोल्ड इट टू एनीवन एंड पे द प्रोसीड्स टू ओसी. भाई सीडी तो किसी को भी बेच सकता था, है ना, और प्रोसीड्स इसको पेमेंट कर सकता था. टर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर आईबीसी कोड एंड ट्रांजैक्शन इज बोनाफाइड. तो इसमें क्या माना इन्होंने कि एनसीएलटी ने कि दिस ट्रांजैक्शन इज बोनाफाइड. ठीक है. एनसीएलटी ने मान लिया था कि ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन ओसी अपील में चला गया एनसीएलटी में, और एनसीएलटी ने माना कि ये जो है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज ए ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. So averments and relief sought by RP. Transaction is done in the preceding 1 year from date of CD's admission to vest the property back to restore the position. ये जो 44 में लिखा हुआ. ठीक है. और एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा कि भाई NCLT set aside the sale transaction holding that it falls under the provisions of section 43. ये एक बहुत 6 स्टेप फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 स्टेप फॉर्मूला जो इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अनुज जैन वाले केस में 6 स्टेप फार्मूला दिया. क्या कहा? पहले तो ये कहा भाई आप सारी ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करो 2 इयर्स की. ठीक है. एंड आइडेंटिफाई दी पर्सन्स इन्वॉल्व. जो जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो 2 कैटेगरी में, रिलेटेड और अनरिलेटेड. ठीक है. उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इनटू 2 सबसेट्स. जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने आइडेंटिफाई किए इसके भी 2 स्टेप बनाइए, रिलेटेड पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी. ठीक है. विद ईच सबसेट रिक्वायरिंग डिफरेंट एनालिसिस. देन एग्जामिन ईच सबसेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू फाइंड वेदर द ट्रांजेक्शन इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
or an interest thereof, and whether beneficiary stands in the capacity of creditor, surety or guarantor. तो आप देखो जो बेनिफिशियरी है वो उसकी कैपेसिटी क्या है, क्रेडिटर है, श्योरिटी है या गारंटर है. Scrutinize to find if the transfer is made for an antecedent financial debt or operational debt or other liability. Examine if that transaction puts such party in a beneficial position. And RP, after all the above volumetric and gravimetric analysis of transactions, shall have to apply to NCLT for necessary orders. तो ये सिक्स स्टेप फॉर्मूला बनाया सुप्रीम कोर्ट ने अनुज जैन वाले केस में. एक ये केस देखते हैं. इस केस में क्या हुआ कि एनसीएलटी ने जजमेंट दिया कि भाई ट्रांजैक्शन इज हिट बाय 43 एंड 66 एंड दे मेड द प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल कि भाई 65 lakhs यू कंट्रीब्यूट टू द सीडी. अब आरपीएल लिक्विडेटर का क्या इसमें आर्गुमेंट था? दे रिव्यूड द बुक्स ऑफ अकाउंट देन सॉट डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स मेड एग्रीगेटिंग टू 65 lakhs रिफ्लेक्टेड एज एन एडवांस बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स और जस्टिफिकेशन. ठीक है. अब इसमें क्या था बेसिकली कि द ऑफिस ऑफ द अपेलेंट नंबर 2 एलएलपी इज लोकेटेड एट द रेजिडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2. एक कंपनी थी और एक एलएलपी थी. ठीक है. दोनों का ऑफिस सेम जगह लोकेटेड है. Appellant and respondent number 2, MD and promoter of CD, had common interest in a company. The appellants were shareholders and respondent number 2 was a director acting on instructions of the appellants. Appellant number 2, LLP, they agreed to arrange long-term loans and purchase orders for the benefit of the CD for a commission. ठीक है. However, what was noteworthy was that the letter of engagements were between the respondent number 2 and appellant number 2 and the CD was not a party to the same. मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये किस किस के बीच में? एमडी और जो एलएलपी है. कंपनी पार्टी नहीं है उसमें. ठीक है. सो नो इनवॉइसेस वर रेज्ड बाय एपेलेंट नंबर 2 एलएलपी ऑन द सीडी फॉर एनी पेमेंट. ठीक है. नो सर्विस टैक्स चार्ज फॉर पेमेंट्स. No TDS deducted by the CD. Payments made after letter of engagements had lapsed. तो एनसीएलटी ने कहा accepted all arguments on the part of the RP, had the letters of engagement to be suspicious documents which could not be relied upon and dismissed the appeal. तो बेसिकली उन्होंने भी इस प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माना. देखो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा ना वो भी इतने सीधी ट्रांजैक्शन तो करेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं. तो वो क्या करते हैं कि दे ब्रिंग सम अदर पार्टी. जैसे इस केस में क्या हुआ, सीडी को डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं किया, सीडी के साथ, सीडी का जो एमडी था उसके साथ ट्रांजैक्शन किया. अच्छा ये देखते हैं. एबीसी लिमिटेड हैविंग 3 डायरेक्टर्स, इसमें 3 डायरेक्टर हैं ए बी एंड सी. ठीक है. दे हैड टेकन अ लोन ऑफ 100 crore फ्रॉम नेशनल बैंक. ऑन डिफॉल्ट ऑफ 4 EMIs, नेशनल बैंक फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर आईबीसी. रामलाल was appointed as an IRP and he made a public announcement of commencement of CIRP. रामलाल was later confirmed as RP. ठीक है. ये ट्रांजेक्शन है. नंबर 1 पहला. डी हु हैपन टू बी द डायरेक्ट डॉटर ऑफ डायरेक्टर बी. डी कौन है? डॉटर है डायरेक्टर बी की. ठीक है. अब उसने रेजिडेंशियल लोन लिया हुआ है और एबीसी लिमिटेड हैड गिवन ए गारंटी. नाउ एबीसी लिमिटेड इज इनटू सीआईआरपी.
ठीक है। डायरेक्टर की डॉटर ने लोन लिया हुआ है फॉर रेजिडेंशियल हाउस, और एबीसी लिमिटेड ने गारंटी दे रखी है टुवर्ड्स द लोन। ठीक है। सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स वर पेड डायरेक्टली टू द बैंक थ्रू कंपनीज अकाउंट बाय डेबिटिंग बीज लोन अकाउंट। बी के लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कुछ इंस्टॉलमेंट जो है कंपनी ने डायरेक्टली दे रखे हैं। भाई क्या है, डायरेक्टर है कंपनी का, तो डायरेक्टर है तो उसको डायरेक्टर फीस कई बार पेबल होती है, कोई डायरेक्टर रेमुनरेशन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर का लोन अकाउंट डेबिट कर दिया और पेमेंट कर दी। तो क्या ये पीयूएफई ट्रांजैक्शन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्वेश्चन यहां पर ये प्रेफरेंशियल होएगा ना सर, दिस विल है। बी मानी प्रेफरेंशियल जाएगी। ट्रांजेक्शन ना सर? हाँ, प्रेफरेंशियल मानी जाएगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। Besides this, ABC Limited had taken unsecured loan of rupees 25 lakhs from ABC Consultants LLP. ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसने लोन ले लिया अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी, इन विच एज फादर वाज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। भाई एबीसी 3 डायरेक्टर है इसमें, है ना। एबीसी लिमिटेड में 3 डायरेक्टर हैं। अब एबीसी लिमिटेड ने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है फ्रॉम एबीसी कंसल्टेंट्स। अब जिसमें जो एज फादर है वो डेजिग्नेटेड पार्टी, देखो आप ये देखो, रिलेटेड पार्टी हिट हो रही है इसमें। पहले वाले में भी रिलेटेड पार्टी थी, यहां पर भी रिलेटेड पार्टी है ना। अब अगर ए का फादर एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो एबीसी कंसल्टेंट्स और एबीसी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो गई ना। तो ड्यूरिंग पास्ट 2 years ईएमआईज ऑफ ₹5 lakhs हैड बीन पेड टू एबीसी कंसल्टेंट्स लिमिटेड। ठीक है। अब आपने 5 lakhs की इसको ईएमआईज दी, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। Transaction 3. ABC Limited had also ventured into real estate business. XYZ Estates had supplied raw material towards construction of a residential tower. There was an arbitration clause in the agreement between ABC Limited and XYZ Estates. By virtue of arbitration clause, ABC Limited agreed to offer a residential unit to the partner X of XYZ Estates. तो ये ट्रांजैक्शन भी देखनी है आपको कि इन्होंने रेजिडेंशियल यूनिट ऑफर किया है इसको। तो रेजिडेंशियल यूनिट ये फिर जो है, क्या ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगी या नहीं आएगी? Ramlal had appointed Mr. Mukul, his paternal grandfather's son, as a forensic auditor on a consolidated remuneration of 10 lakhs. Mr. Mukul, after conducting the forensic audit, gave the following observations. One question with regard to that ABC consultants with regard to the repayment of EMIs. Now, sir, हाँ, as per the agreement, suppose they are required to make this payment, then can it be considered? Can it not be considered as payment in the ordinary course of business, sir? मानो आपने लोन लिया है 5 साल का, and you have to pay each year 5 lakhs, sir, and you have paid 5 lakhs for the first 2 years as per the agreement, sir. Then it will be in the nature of in the ordinary course of business, no, sir? नहीं, मैंने बताया ना प्रॉब्लम कहाँ आती है। अगर आपकी कंपनी सीआईआरपी में आ गई तो प्रॉब्लम आती है। अगर सीआईआरपी में आ गई और रिलेटेड पार्टी है तो देखना पड़ेगा ना कि भाई दूसरे को पेमेंट, ऐसा तो नहीं कि दूसरे का पेमेंट ड्यू था और आपने इसको पेमेंट कर दिया पहले, ये देखना पड़ेगा। You're right, sir, but only on the basis of, sir, what has been written in transaction 2. It says that they have taken unsecured loan of 25 lakhs from ABC Consultants LLP, in which A's father was a DSA. During past 2 years, EMIs of 5 lakh has been paid to ABC Consultant. Now, it is not mentioned whether these EMIs that are paid are as per the agreement or they are paid just out of to actually benefit the recipient, sir. ऐसा तो कोई नहीं लिखा, sir. हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मानो कि सर as per the agreement, if for that this is as per the agreement, ऐसा अगर wording है, तो then in that case, you are bound to make the payment and you have made the payment as per the agreement, so that would be in the ordinary course of business, no, sir? राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एडिशनल फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो इन ट्रांजैक्शंस को आपको एनालाइज करना है, बताना है हमें कौन सी ट्रांजैक्शन क्या है ये।
अच्छा, पब्लिक अनाउंसमेंट अगर होती है तो पब्लिक अनाउंसमेंट का भी कोई इफेक्ट आता है क्या ऑन द ट्रांजेक्शन्स? इन सेक्शन 44 देयर इज ए रेफरेंस कि भाई अगर पब्लिक अनाउंसमेंट, अगर वो क्या है, वो कहता है कि नॉलेज थी या नहीं थी, ये नॉलेज की बात करता है 44, सेक्शन 44 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन वन, 44 के लास्ट में अगर हम चले जाएं तो एक्सप्लेनेशन वन बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर, सो देर आर सर्टन सिचुएशंस इन विच द ट्रांसफर इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड। ठीक है, आप क्या करते हो, आप किसी, जैसे सीडी ने ए को दिया, ए ने आगे बी को दे दिया, ठीक है, तो वेरे पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी की क्या लायबिलिटी है। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट वेर ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि 43 में क्या लिखा है, 43 में लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। अब वो बी कहेगा भाई मेरे को तो कॉर्पोरेट डेटर से तो मिला नहीं, मैंने तो ए से लिया है, कॉर्पोरेट डेटर ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, है ना। तो उस केस के बारे में आंसर देता है सेक्शन 44 एक्सप्लेनेशन वन। सेक्शन 44 वन वो बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट वेर ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट पर्सन और हु हैज रिसीव्ड ए बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंस और सच अनदर पर्सन टू whom the corporate debtor gave the preference had sufficient information of the initiation or commencement of the insolvency resolution process of the corporate debtor, मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन था कि भाई ये इनिशिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर सीआईआरपी प्रोसेस, और इज ए रिलेटेड पार्टी, या अगर जो अदर पर्सन है इफ इट इज ए रिलेटेड पार्टी, जैसा हमने एक एग्जांपल में देखा कि एलएलपी ने एग्रीमेंट किसके साथ किया, एमडी के साथ किया, है ना, कॉर्पोरेट डेटर के साथ एग्रीमेंट नहीं किया एलएलपी में, तो बट स्टिल दैट ट्रांजैक्शन वाज इट बाय सेक्शन 43। तो ये 44 का एक्सप्लेनेशन वन आंसर्स दिस थिंग, क्या कहता है, इज ए रिलेटेड पार्टी, तो अगर रिलेटेड पार्टी है तो इट इज ए डीमिंग फिक्शन कि भाई ये जो है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी में फिर हमें देखना ही नहीं है ना। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट वाज एक्वायर्ड और द बेनिफिट वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन इन गुड फेथ अनलेस द कॉन्ट्ररी शोन। तो ओनस किसके ऊपर पड़ जाएगा, उस रिलेटेड पार्टी के ऊपर। और एक्सप्लेनेशन टू बोलता है, ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी टू अवेल सच इंफॉर्मेशन इफ ए पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सीआईआरपी हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 13। तो अगर सेक्शन 13 में पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया है तो इट इज डीम्ड टू बी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, सपोज देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, लाइक suppose the company has got some the company acquired certain properties from the agriculturist, ठीक है, अब मान लो उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट से कुछ प्रॉपर्टीज ली, ठीक है, अब क्या हुआ कि उनको एडिशनल कंपेंसेशन दिया कलेक्टर ने, ठीक है, वो जो पार्टीज थी उनको दे दिया एडिशनल कंपेंसेशन, तो ये कोर्ट ऑर्डर हो गया। तो क्या ये जो कोर्ट ऑर्डर है वेदर इट कैन बी or whether it can also come under the ambit of preferential transaction, और मान लीजिए उसमें कुछ जो एग्रीकल्चरिस्ट थे दे वर रिलेटेड पार्टीज, तो द क्वेश्चन इज वेदर ट्रांसफर्स इफेक्टेड परसुएंट टू ए कोर्ट ऑर्डर whether they can also come under the ambit of preferential transaction, this is the question and the answer is yes। 43 स्पेसिफिकली बोलता है, 43 क्या कहता है, 43 कहता है provided that any transfer made in pursuance of the order of the court shall not preclude
shall not preclude लिखा, मतलब shall include such transfer to be deemed as giving of preference by the corporate debtor। क्योंकि वो क्या क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो कोर्ट है दे लुक एट लिमिटेड फैक्ट्स विच आर पुट बिफोर देम। ठीक है, और आरपी के पास पूरे फैक्ट्स होते हैं कंपनी के बारे में, तो ही इज इन ए बेटर पोजीशन टू जज वेदर इट इज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नॉट। Sometimes what you do, the lease rent, suppose you take a property on lease and the monthly rent is say 1 lakh, but you take it at 5 lakhs, तो ये ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे हम? The CD is being run from rented premises, from leased premises. Lease rent available in the market is 1 lakh, but the CD is paying 5 lakhs rupees per month. So then what type of transaction is this? Extortionate, sir. एक्सटॉर्शनेट नहीं है, एक्सटॉर्शनेट तो डिफरेंट है, ये आपकी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है। एक्सटॉर्शनेट में तो ये यू रिसीव सम मनी। बेसिकली एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन क्या है कि सपोज यू हैव टेकन ए लोन Right. और यू हैव टेकन सम गुड्स एंड सर्विसेज, बट Right. द टर्म्स आर अनरीजनेबल, वो एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन में। क्योंकि वर्डिंग देखिए, आप सेक्शन 50 की वर्डिंग देखिए, तो एक्सटॉर्शनेट में क्या आता है? सेक्शन 50 में आता है आपका where the corporate debtor has been party to an extortionate credit transaction involving the receipt। तो ये बाकियों में क्या है? पेमेंट हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है? सेक्शन 50 में रिसिप्ट हो रही है, रिसीट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट। ठीक है, सो इफ यू हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years, और यहां पर 2 years का ही पीरियड है, चाहे रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, तो 50 एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिसीट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट। और बाकियों में क्या है? यहां पर आइदर देयर इज अ पेमेंट और देयर इज ए प्रेफरेंस। तो ये देख लीजिएगा एक बारी, ट्रांजेक्शन जो भी हैं, काफी सारे इसमें मटेरियल है, एंड आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर यू, है ना? तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो सेक्शन वाइज जूरिस्प्रूडेंस है वो भी आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से। और नहीं तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं नहीं मेरे हिसाब से। ये तो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अनुज जैन वाला केस मैंने आपको बता ही दिया, है ना? मॉर्टगेज ऑफ लैंड ऑफ द सीडी in favor of a creditor, it amounts to transfer of interest in the property of the city for the benefit of the creditor and putting it in a beneficial position. So it's a preferential transaction. Sir, only one thing, sir, with regard Yes, to the please. syllabus, sir, they have Yes. also stated that, the judicial pronouncements done by the Supreme Court, NCLAT and NCLT and High Courts, I think, Hmm. they are covered in the syllabus. So, sir, do we have any compilation with regard to only those cases that are हाँ, covered? बिल्कुल है, बिल्कुल है, Because बिल्कुल। what we have actually done is we have covered so many cases. Some of them may not be in the syllabus, but they are relevant for the understanding of the code. नहीं, मैं अभी अभी शेयर कर देता हूँ आपसे। ये जो है सितंबर में न्यू, ये पहले भी शेयर किया है मैंने, चैट बॉक्स में शेयर करूँ? Yes, sir. हम्म, सर एक ग्रुप पे भी डाल दीजिए ना सर। अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ग्रुप में डाल दिया, चैट बॉक्स में आ गया आपके पास, ग्रुप में भी अभी डाल देता हूँ। बल्कि हमने बहुत अच्छा उसमें किया हुआ है, अब वो अपने सर्च वर्ड्स भी, कीवर्ड्स भी दे रखे हैं उसमें, तो वी हैव गिवन सम कीवर्ड्स आल्सो, सेक्शन भी दे रखा है। ये ग्रुप में भी डाल दिया मैंने।
न्यू सिलेबस वाइज केस लॉज। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल गया ना? या हम्म। ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? केस लॉज, एक मिनट। ये तो केस लॉज देखो, हमने पहले ना इसका इंडेक्स बना रखा है। अब इंडेक्स में हमने कीवर्ड भी दे दिया इस तरह से। तो थ्रू दिस यू कैन सी, आपको सारे केस लॉज इकट्ठे भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज भी, अगर आप चाहोगे तो, है ना? तो ये इंडेक्स है, और फिर उसके बाद लिंक दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो उस केस लॉ पे पहुंच जाओगे आप। तो इसमें पूरे सारे के सारे 72 जो केस लॉज है वो है हमारे। sir, there was only one question that crossed my यस। mind. Sir, with हाँ। regard to that, one of the case one of the case we discussed was with regard to any old tax liability which has been paid, and you mentioned that that would be considered as preferential, like old tax liability. हम्म। जी सर, आज की डिस्कशन में एक आपने बताया कि जो ओल्ड टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपने पे कर दिया, बिकॉज देर इज अ रिस्क ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स बीइंग लॉन्च्ड बाय द हम्म। डिपार्टमेंट, राइट? हम्म। तो हम्म। सर, कॉन्ट्ररी टू दैट, रेनबो का जो डिसीजन है सर, वो भी ओल्ड ही था, बट द कोर्ट भाई मेंशन देखो, दैट। इसमें पता क्या है, अब आरपीएल लिक्विडेटर क्या करेगा, वो उसको क्या करना, वो तो क्लेम फॉर्म क्लेम करेगा ना। डिपार्टमेंट क्लेम करेगा, जब क्लेम करेगा तब देंगे उसको। वो तो अपना क्लेम फॉर्म में फाइल करेगा ना। एक कंफ्यूजन कहाँ होती है कि लाइक once the courts mention that okay, this as per the VAT Act, like section 48, you have to make the payment, so they are considered as financial creditors. That is what the Supreme Court also mentioned. हम्म। And sir, in such cases where there is a tax liability pending, and the because obviously government is not related, and you are making the payment maybe just to see that the tax the liabilities are getting minimized, or they are getting nil. तो हाउ वुड यू एक्चुअली कंसिडर कि ये प्रेफरेंशियल है कि नहीं है? मतलब इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। इट या वी कंसिडर अ रिलेटेड पार्टी the presumption that it has been made to benefit the person is there, but how would you The consider, sir? logic there is that you are making payments of these operational creditors basically, while you are Right. not making payment to financial creditors, but you are making payment to operational. Actually, now if we stretch it further, if we stretch this particular situation further, that would mean that there are some, say, secured loans, installments of EMIs of secured loans are pending. You are not paying them, but you are making payment of these operational dues. So that is the actual situation which is envisaged in this case. बट सर इसमें ये चीज है कि अगर वो पे नहीं करता तो वो प्रोसिक्यूशन का उसमें कंसेप्ट है, तो उसे नहीं तो वो एनी हाउ ठीक पे है, करना ही पड़ेगा ना। नहीं करना पड़ेगा जब, हाँ वो ठीक, बट ऐसा है ना, अभी क्या है कि मान लीजिए फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी उसकी बाकी हैं। अब वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को तो पेमेंट नहीं कर रहा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा। क्वेश्चन यहां पर ये है, तो वो प्रायोरिटी चेंज कर रहा है बेसिकली। वो कई बार सिचुएशंस हो सकता है प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं भी हो, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यू हैव गॉट लेस रिसोर्सेस। अगर तो सफिशिएंट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये है कि मान लीजिए भाई ये एक आपने पेमेंट की है, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को तो पेमेंट नहीं कर रहे और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो। क्वेश्चन यहाँ पर ही है। Need to judge whether there were any financial creditors to राइट, whom the payment were to be made राइट, at राइट, that राइट। point of time, हाँ, and if they हाँ, were not made and you made the payment of taxes, राइट। right? Right, हाँ, yeah, okay, got it. तो दैट इज द काइंड ऑफ सर इन सिचुएशन केस दैट, हाँ जी। सर इन केस अगर कंपनी का मतलब उस 2 साल के दौरान कोई सर्च हो जाती है किसी की भी, चाहे इनकम टैक्स की हो गई, चाहे कोई जीएसटी के डायरेक्ट टैक्स की कोई सर्च हो जाती है, और कंपनी को पे करना पड़ता है, हम्म। देन वो तो उसको मतलब करना ही पड़ेगा ना पे, वो तो किसी इसमें कवर होना नहीं चाहिए। वो तो ऑर्डर हो गया ना, फिर वो तो ऑर्डर फॉर रिकवरी हो गया, फिर तो करेगा, वो एक अलग बात है।
दैट इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पर तो क्या है कि रिस्क है, अभी उसके पास अगेंस्ट में कुछ एक्शन हुआ नहीं है। ओके, उसने पहले ही डर के मतलब दे दिया। हाँ हाँ ये। ठीक है। ओके जी, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। Yes, sir. Thank you so much.